हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 के भूगोल के चैप्टर नंबर 2 की। दोस्तों, इसका एक पार्ट हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और दूसरा पार्ट आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, जल के पहले तक, और इस पार्ट में हम जल से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या है ये इस पॉइंट को कि क्या आप जानते हैं मैं क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की जो खपत थी वो थी 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो कि 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष हो गई। यानी कि 25 सालों में जो जल की खपत थी वो आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग दोगुनी सी दिखाई देती है, क्योंकि 6000 से अधिक बोला तो लगभग दोगुना मान लीजिए आप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो संसाधन है वो सीमित है, ठीक है, जल के जो स्रोत है वो सीमित है, लेकिन जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से जल का उपयोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक पॉइंट और है, वो भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं मैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते थे कि अरे एक एक बूंद टपक रहा है, इससे क्या होता है। लेकिन उस एक एक बूंद से अगर एक साल का पानी हम इकट्ठा करें तो कितना पानी जा रहा है? 1200 लीटर। 1200 लीटर में दोस्तों किसी 6-7 फैमिली मेम्बर वाले के घर का 2 दिन का काम पूरी तरह से चल सकता है। 1200 लीटर में उसके घर का हर काम चल जाएगा, कपड़े धोने से लेकर नहाना धोना खाना पीना हर चीज़ तक। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है जल से। तो दोस्तों, जल क्या है? एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और भूपृष्ठ पर जो 3/4 भाग क्या है भूपृष्ठ का, वो जल से ढका हुआ है। इसलिए हम पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं। और 6 में आपको मैंने पढ़ाया था कि नीला ग्रह भी कहते हैं। तो लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों में प्रारंभ हुआ। यानी कि जो जीवन की शुरुआत है वो सबसे पहले महासागरों में हुई। सबसे पहले जो जलीय पौधे होते हैं, जो समुद्री पौधे होते हैं, वो उगे थे। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। यानी कि 2/3 भाग पे क्या है? महासागर है। और विविध प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय जल है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि उसमें क्या है? नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा है, उसे मानव जो है उसे उपयोग नहीं कर सकता। और अलवणीय जल यानी कि जो शुद्ध जल है, फ्रेश वाटर है, वो 2.7% है। और इसका 70% भाग क्या है? बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों जैसे हिमालय पर्वत आदि पर जमा हुआ है। तो अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, लेकिन केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है, ठीक है, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? जैसे पृथ्वी के नीचे जल, जिसको हम भौम जल कहते हैं, नदियों का जल, झीलों का जल, झीलों में जो पृष्ठ जल है वो, और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में जो मौजूद है, ये सारा जल दोस्तों कैसा है? ये उस 1% के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा कि जो अलवणीय जल है वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, क्योंकि 100% में से हमें सिर्फ 1% पानी मिल रहा है जो हम पी सकते हैं। तो पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बता दिया कि जो संसाधन है वो लिमिटेड है, ठीक है, उसकी एक लिमिट है, वो इतना ही है। लेकिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उसका उपभोग भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। क्योंकि यह क्या जल क्या होता है दोस्तों? वाष्पीकरण होता है जल का, फिर वर्षण होता है, वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि
और पुणे महासागर में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। तो जल दोस्तों पहले वाष्पीकरण, जैसे मान लीजिए ये जल है तो इसका पहले वाष्पीकरण हुआ तो ये क्या बन गया, बादल, और फिर बादल से वर्षण के रूप में फिर से वो नीचे आके फिर से वो पानी बन जाता है। तो ये दोस्तों जो चक्र चलता रहता है पूरा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। तो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग ना केवल पीने और धुलाई में ही करता है, और दोस्तों और भी ऐसे काम हैं जिनके लिए जल का उपयोग मनुष्य करता है। पीने और धुलाई के अलावा वो क्या है, उत्पादन प्रक्रिया में, जैसे कृषि में करता है, फैक्ट्रियों में करता है, ठीक है, उद्योगों के लिए करता है, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए करता है। जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति में की कमी के मुख्य कारक क्या है, यानी कि दोस्तों जो अलवणीय जल है, जो फ्रेश वाटर जो हम पीने योग्य है, उसकी क्या हो रहा है, उसकी कमी हो रही है। तो कैसे हो रहा है वो, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या बढ़ते चले जा रही है, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्या है कि जो अलवणीय जल जो है उसकी आपूर्ति में कमी होती जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं हमें कि क्या आपने जल बाज़ार के बारे में सुना है, मतलब एक जल का बाज़ार यानी जल की मार्केट जहाँ पानी बिकता हो। तो सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली दोस्तों एक शहर है, और जहाँ शहर के पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, ठीक है। तो यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है, पानी खरीद कर पीना पड़ता है लोगों को। उसके बाद जल की उपलब्धता की समस्याएं। तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, जैसे उसमें कौन कौन से, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग हैं, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको है, दक्षिण अमेरिका है, अमेरिका के भाग हैं, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी कि इन सब प्रदेशों में क्या है, जल की कमी देखी जा रही है, कहीं पूर्ण रूप से, कहीं आंशिक रूप से। और ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, यानी कि दोस्तों जिन जलवायु प्रदेशों में ये लोग स्थित हैं, ये कंट्री, तो वहाँ पे क्या है, अक्सर सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो सूखा होने से क्या होता है, पानी कमी, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं होगा तभी वहाँ सूखा पड़ता है, तो उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो जल का जो ये अभाव हम अभी बात कर रहे थे वो दोस्तों क्यों होता है कि मौसमी और जो वार्षिक वर्षण होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कमी देखी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है। उसके बाद है अथवा अति उपयोग, और पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, और जल स्रोत जो होते हैं उसके संदूषण, ठीक है, के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो जहाँ से भी हमको जल प्राप्त होता है उन स्रोतों को क्या है, हम गंदा करते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों एक कारण है जिससे कि हमको पानी नहीं मिल पा रहा। उसके बाद दोस्तों अगर है जल संसाधनों का संरक्षण, उससे दोस्तों मैं उसके बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये यमुना नदी का चित्र है, किस तरह का यमुना का पानी है, ठीक है। और आपने पर्वतीय क्षेत्रों में जो नदियाँ देखी है, जैसे गंगा है, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप उनको देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है, एकदम साफ पानी होता है, आर पार उसमें दिखता है। यहाँ पे काला पानी है बिल्कुल। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जो सभी राज्य इसमें नाले गिराए जा रहे हैं यमुना में, तो मुझे लगता है कि जो पानी की निकासी, जो समुद्र तक पानी जाता है, जो वेस्टेज जाता है, उसके लिए दोस्तों एक अलग से रास्ता बनना चाहिए, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे वो जब अंडरग्राउंड मेट्रो बन सकती है तो रास्ता ही बनाया जा सकता है, ठीक है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर इंसान चाहे तो दोस्तों इसको बंद करके, मतलब नदी में पानी गिराना बंद करके
और एक अलग से रास्ता बनाना चाहिए जहाँ से वो पानी जाए, फिर उसको साफ़ करके समुद्र में गिरा दिया जाए ताकि समुद्र का पानी भी गंदा ना हो। तो ये एक रास्ता है जिससे कि नदियों के पानी को बचाया जा सकता है। जहाँ भी आप देखेंगे पूरे देश में तो हर कोई नदियों में ही अपना गंदा जल डाल देता है और फिर कहता है कि नदी गंदी हो गई। तो नदी गंदी होने का मेन कारण तो यही है। अगर दिल्ली की हम बात करें, जो नजफगढ़ ड्रेन है वो जाकर यमुना में गिरता है, तो नदी तो गंदी होगी ही। फिर उसकी सफाई की बात करेंगे। चलिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अगले टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जल संसाधनों का संरक्षण। तो जल संसाधन जो है हमारे, उनको बचाया कैसे जाए। तो आज विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई। यानी कि जो शुद्ध जल है उसको पाना एक बड़ी समस्या बन गई। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। जल क्या है दोस्तों? एक नवीकरणीय संसाधन है। जल कभी भी धरती पे समाप्त नहीं हो सकता, इतना जल है धरती पर। लेकिन जो इसका अंधाधुंध जो हम उपयोग कर रहे हैं और जिसको गंदा करते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है कि ये अनुपयुक्त हो गया है, हमारे उपयोग के लिए नहीं रहा है वो। तो अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, ठीक है, यानी जो गंदगी होती है, नालियों का पानी, ये सब पानी, और जो सीवर लाइन होती है वो, कृषि रसायन का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषण है। यानी कि ये जो कारण मैंने अभी आपको बताए, ये असली कारण है जिससे कि हमारा जल जो है वो गंदा होते जा रहा है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि हम जल को साफ करके पी लेते हैं, तब भी वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं पानी के माध्यम से। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्ण बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि जल प्रदूषकों को छोड़ने से पहले, अगर नदियों में डालने से पहले उसको साफ़ कर दिया जाए, ठीक है, और उपयुक्त विधि से, तो ये एक तरीका है जिससे कि रोका जा सकता है। तो दोस्तों ठीक है, वाकई में एक तरीका है। अगर हम जो गंदा पानी जो जा रहा है नदियों में, उसको अगर हम पहले ही साफ़ कर दें और फिर उसको नदी में डालें तो बचाया जा सकता है नदियों को। उसके बाद वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनर्पूरित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो वन है वो क्या करते हैं, भूमिगत जल को पुनर्पूरित करते हैं और जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। तो जल संग्रहण से क्या होता है, जो पृष्ठीय प्रवाह होता है वो बचता है। उसके बाद जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। तो उनको जो नहरें होती है उनको ठीक प्रकार से पक्का करना चाहिए ताकि उनका पानी खेतों तक सही प्रकार से पहुंच सके। उसके बाद रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। तो ये देखिए, ये किस तरह से सिंचाई की जा रही है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि पूरे खेत में पानी पहुँचता है और पानी का वेस्टेज कम होता है। तो वाष्पीकरण की अधिक दर वाले जो शुष्क प्रदेश हैं, अगर उनमें हमको सिंचाई करनी तो हमको ड्रिप या टपकन विधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो पौधा होता है ना या जो फसल होती है, बिल्कुल उसके पास में एक पाइप लगा दिया है, उसमें टप टप करके पानी गिरता रहता है और सिर्फ पौधे के अंदर ही वो पानी पहुँचता है, वेस्ट नहीं होता। तो सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या आप जानते हैं, हमें पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके
इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर पानी जल बचाने के लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि अब जो बारिश के समय में अगर हम जल को बचाएं और फिर हम उस जल को अपने बाकी कामों के लिए यूज़ कर लें, जैसे पोछा वोछा लगाने के लिए, गाड़ियाँ धोने के लिए, पौधों में डालने के लिए, तो कई हम काम उससे करते हैं जिससे कि हमको पानी बच सकता है, जिससे हम जो जल संसाधन है उसको बचा सकते हैं। उसके बाद अगला दोस्तों पॉइंट देखते हैं। अगला है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है कि जो पृथ्वी पर वो पेड़ पौधे जो अपने आप स्वतः ही उग जाते हैं, और वन्य जीवन जो यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में जो जीवन रहता है उसे हम वन्य जीवन कहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। जो दोस्तों हम देखते हैं कि रेशम की साड़ियाँ, तो वो कैसे बनती है, वो रेशम से बनती है। और रेशम किससे मिलता है, रेशम कीटों से मिलता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो जो रेशम के जो कीड़े होते हैं वो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। उनको बच्चे समझ गए कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं, कि पौधे क्या करते हैं दोस्तों, हमें बहुत तरह की चीज़ें देते हैं जिससे हम बहुत तरह की चीज़ें बनाते भी हैं, तो जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें पौधों से प्राप्त होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये है रेशम का कीड़ा, रेशम कीट। और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच एक संकरे क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो दोस्तों जैवमंडल क्या है कि जो प्राकृतिक वनस्पति और जीवन है वो केवल हमें कहाँ मिलता है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, यानी जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वहीं पे हमें क्या होता है कि हमें एक संकरा क्षेत्र बनता है और वहीं पे हमको जैवमंडल मिलता है, यानी कि जीवन वहीं पे संभव है। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। यानी कि जो जैवमंडल होता है वहाँ पे क्या होता है कि सारे जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे को खाकर, एक दूसरे का उपयोग कर कर अपने जीवन को चलाते हैं। तो इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वनस्पति और वन्य जीवन क्या है, बहुमूल्य संसाधन है। पौधे दोस्तों कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियाँ और जो भौरे वगैरह जो भी मधुमक्खी जैसे होते हैं जीव, अगर वो सारे मर जाएं तो उसके 5 साल के बाद ये पृथ्वी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो एक ये अब कैसे, तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि टॉपिक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इससे हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मधुमक्खियाँ उन्हीं पेड़ पौधों, उन्हीं फूलों के रस का उपयोग करती हैं, और मधुमक्खियाँ जब तक जीवित रहेगी तो दुनिया भी चलती रहेगी। तो दोस्तों ये पूरा पारितंत्र का हिस्सा है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। और पौधे हमें क्या देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं, जिससे हम जो चीज़ें बनाते हैं, बेड बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, और भी लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं। और प्राणियों को आश्रय देते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं, जो वन्य प्राणी हैं, उनको क्या है, उनको घर प्रदान करते हैं, उनको रहने के लिए स्थान देते हैं। पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, हमें ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो कहाँ से आती है, पेड़ों से आती है। और फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। रक्षक मेखला मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें क्या देते हैं, फल, लेटेक्स देते हैं, तारपीन का तेल देते हैं, गोंद देते हैं, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं। ठीक है, हमें दवाइयाँ देते हैं और कागज़ भी प्रदान करते हैं पौधे, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, बिना
कागज़ों के कॉपी किताब नहीं बन सकते और ना हम फिर पढ़ाई कर पाएंगे। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। ठीक है, और भी उपयोग है लेकिन सारे डिटेल में यहाँ नहीं बताया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये दिया हुआ है ब्रह्म कमल। ये क्या होता है दोस्तों, इससे दवाई बनती है, औषधीय बूटी है ये। और यहाँ पे एक पौधा दिया हुआ है, सॉरी किंगफिशर दिया हुआ है, जो पक्षी है, जिसको हिंदी में कहते हैं किलकिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्या आप जानते हैं, हमें दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ा नाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। तो जो गिद्ध जो होते हैं, अब आप देखते होंगे कि अगर कहीं पे कोई जीव जंतु मर जाता तो पहले गिद्ध बहुत देखने को मिलते थे, गिद्ध, चील वगैरह। तो अब गिद्ध बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं हमको। तो गिद्ध की जो प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे बढ़ रही है। तो उसका कारण यहाँ पे क्या बताया गया है, ये 3 पीड़कनाशी बताए गए हैं जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या है, गिद्धों की किडनी खराब हो जा रही है और वो मर जा रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इनकी प्रजाति को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा होता ही क्यों है, ऐसा सिचुएशन आती ही क्यों है, ऐसी सिचुएशन। उसके बाद वन्य जीवन के अंतर्गत अगर हम देखें तो जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव के रूप में जो आते हैं, उनमें हमें दोस्तों उनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है, ऊन मिलता है, उनसे हम कपड़े बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मधुमक्खी। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद चिड़िया अपने भोजन के लिए क्या करती है, कीटों पर निर्भर करती है और अपघटकों। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों गिद्ध क्या करते हैं कि जो मृत जीव जंतु होते हैं, अगर गिद्ध नहीं रहेंगे तो उसे खाएगा कौन, तो उसे खाकर क्या है, समाप्त कर देते हैं। तो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है गिद्धों को। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी कि प्राकृतिक जो वनस्पति है उसका वितरण कहाँ कहाँ है, वो कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान, यानी जहाँ पे तापमान अच्छा हो, आर्द्रता, जहाँ पे आर्द्रता हो वहाँ पर, यानी कि हवा में नमी हो, और विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है दोस्तों, वैसे वनस्पति के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। चलिए दोस्तों अब इसको डिटेल में रखा गया तो इनको भी देख लेते हैं। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, विशाल पेड़ उग जाते हैं, जैसे सदाबहार वर्षावन, अमेजोन वर्षावन जो है वहाँ पर। उसके बाद इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जो हम देखते हैं कि जहाँ पे घने घने वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, या तो वहाँ पे जल की आपूर्ति भरपूर हो, उनको भरपूर जल प्राप्त होता हो। तो जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, वृक्षों का आकार, उनकी जो सघनता है, जो उनकी डेंसिटी है वो दोस्तों क्या होता है, कम होती चली जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो छोटे आकार और वृक्ष और घास वहाँ पे फिर उगने शुरू हो जाती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, पौधों की जड़ें होती है वो गहरी होती है
और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। तो जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं वो जो पानी की कमी के कारण क्या करते हैं, वो कांटेदार होते हैं और वो अपनी पत्तियां क्या होते हैं, आर्द्रता की घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं। उसके बाद शीत ध्रुवीय प्रदेशों की अगर हम बात करें तो जहाँ पे टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद दोस्तों पिछली दो शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से क्या करा है, वृक्षों को काट दिया गया है और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, वरना दोस्तों क्या होगा, जो हमें चीज़ें पेड़ों से प्राप्त होती है। देखिए एक बच्चे ने चित्र बनाया हुआ है, कितना अच्छा चित्र है, और देखिए क्या क्या उसको मिल रहा है पेड़ों से, वो सब उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये चीज़ें दोस्तों हमें मिलना बंद हो जाएगी। और देखिए दोस्तों पेड़ों को काट कर देखिए कैसे बना दिया गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति। तो दोस्तों ये वर्षा वन है जो कि सुनामी के बाद देखिए इसका क्या हाल हो गया है। तो इस तरह से देखिए कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे पेड़ों को। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो वन दोस्तों हमारी संपदा है और पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। तो जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर, यानी कुछ खतरे में है और कुछ लुप्त होने के कगार पहुंच गई है। तो वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूसंकलन और दोस्तों कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राकृतिक जो हमारे वनस्पति है और वन्य जीवन है ये दोस्तों खतरे में पड़ गया है। उसके बाद आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार भी बन गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जानवरों की जो प्रजाति जो वन्य जीवन है वो दोस्तों खतरे में पड़ गया है। तो कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है, जैसे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किन जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। उनको क्यों कमी आ रही है, क्योंकि उनकी पशु की खाल के लिए, चमड़े के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। यानी कि शिकार करने की इनका परमिशन नहीं है, फिर भी इनके शिकार किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक जानवर दिया हुआ है ब्लैक बक। तो इसकी दोस्तों क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता है। यानी कि इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, तो दोस्तों इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो यानी कि किताबों में इनके जो साप्ताहिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे इनका संरक्षण हो सके, लोगों को अवेयर करके इसके बारे में बताकर इनको बचाया जा सकता है। तो इनके लिए दोस्तों सरकार ने कदम भी उठाया है। तो सरकार ने दोस्तों क्या किया है, इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए हैं, जैव मंडल निश्चय किया है और हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं दोस्तों इन सबको। तो संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए किया गया है सरकार की तरफ से।